बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जनाब, दो ख़बरें जो है ना वो बड़ी ही ज़्यादा दिल के करीब हैं। ख़बरें तो नहीं कहना चाहिए। एक तो ये कि स्कूल खुलने वाले हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि बच्चों को भेजना चाहिए, क्योंकि जो हालात ख़ास तौर पे बकरा ईद पे मंडियों में हुए, जो हालात मुहर्रम उल हराम में हुए, मुझे लगता है कि अभी इस पे महीना एक लगेगा कि इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें देखना चाहिए। और अभी लाहौर के अंदर तकरीबन ऑन एन एवरेज पिछले चंद दिनों की बात करूं, 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोविड, लाहौर के अंदर जो है वो कोविड के केसेस सामने आए हैं। 50+ अगर एक भी हो तो ख़तरा वहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और अपने मुफ्ती साहब से बात करेंगे। डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको तो मैंने कहना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग मस्जिदों में पूरा प्रोटोकॉल करके जा रहे थे, अब तो नहीं खैर जा रहे। डॉक्टर साहब, अगर लाहौर में फ़र्ज़ कीजिए कि 50 केसेस हैं, तो मैं और आप अगर मास्क पहनते तो हमें यहाँ पे उतारना पड़ा है। बच्चों को मैं कहूँ कि मास्क पहन के जाएं, मैं तो गारंटी नहीं कर सकता कि वो मास्क जो है वो घर से निकलते ही उतार दें, ना पहने। कौन फॉलो करेगा? आपको लगता है कि इस हालत में स्कूल खोलने जो हैं वो एक वाइज डिसीजन होगा मेडिकली? ये एक बड़ा मुश्किल डिसीजन मैं ज़रूर कहूँगा। वाइज या अनवाइज और चीज़ है। एक तरफ स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले से 6 महीने तो हम लूज़ कर चुके हैं। और ये सिर्फ, और हमने ये देखा है कि ऑनलाइन कोई तालीम नहीं हो रही। बिल्कुल। और अगर कहीं हो भी रही है तो वो तालीम जिस तरह होनी चाहिए उस तरह की नहीं हो रही, क्योंकि एक नई चीज़ थी, किसी को पता ही नहीं कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और तालीम सिर्फ किताबी इल्म नहीं होता, वहाँ पे खेलना है, बच्चों ने मिलना है, डिसिप्लिन सीखना है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखना है। तो एक तरफ तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के स्कूल खुलें, दूसरी तरफ एहतियात भी बहुत लाजिम है। मेरा ये जो ख्याल है कि स्कूल खुलने का फ़ैसला ये बच्चों की अगर जिस तरह अगर हम कहते हैं ना कि अगर SOPs पूरे किए जाएं तो फिर तो स्कूल खोलने में कोई हर्ज नहीं है। मगर जहां आपकी बात है और जिस तरह हमने देखा है कि पिछले दिनों जैसे ही बकरीद पे और उसके बाद अभी मुहर्रमों में लोगों ने एहतियातें करनी छोड़ दी हैं, बेइंतहा छोड़ दी। और उसके बाद क्या स्कूलों में ये एहतियातें की जाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, जिसका मतलब है कि पूरी क्लास को एक दिन ना बुलाया जाए, सुबह और शाम की शिफ्टें की जाएं, आधे आधे बच्चे बुला के। फिर एक बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे एक ही क्लास में रहें, टीचर आते रहें, उनको टीचर्स के जिम्मेदारी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ख्याल रखवाना है इनके मास्क का, उन्होंने खुद मास्क पहनना है, हाथ धुलने की वहाँ पे प्रोविज़न हर स्कूल में होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो पानी नहीं है। डॉक्टर साहब, इसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि अभी देखिए, अभी मुहर्रम के अंदर मजालिस में बहुत से हमारे बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटियों के, उन्होंने मजालिस भी अटेंड की होंगी। खुदा ना खासा हो सकता है इन्फेक्शन कैरियर भी हों या एसिम्प्टोमेटिक हो। अब वो यूनिवर्सिटियों में जब जाएंगे तो ये डेंजर जोन जो है, ये तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा? इस तरह नहीं गिनेंगे, क्योंकि अगर स्कूल और कॉलेज 15 सितंबर से खुल रहे हैं तो जो मुहर्रम उल हराम के जितने भी इज्तिमात हैं वो पहली को ख़त्म हो गए, और वो 14 दिन आपके जो डिफ़िकल्ट पीरियड है वो निकल गया। ठीक। एक तो हमें 7 तारीख तक बड़ा साफ साफ पता लग जाएगा कि इस बेहतियाती का नतीजा क्या निकलता है। ठीक। ताकि अगर केसेस एकदम से दोबारा बढ़ने शुरू होते हैं तो लामोहला हमें ये फैसला मौखिर करना पड़ेगा। जिसको कहते हैं कि एहतियात करें, क्या पूरे शहर में एक भी कोविड का पेशेंट हो तो क्या वो ख़तरनाक है, या कितने हों तो कहेंगे कि अब ख़तरा है? कोविड के बारे में ये कहा जाता है कि एक मरीज़ 500 को फैला सकता है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना। सो लिहाजा एहतियात तो इंतहाई ज़रूरी है, जब तक ज़ीरो रेट ना हो जाए। देखें, लेकिन एक मतलब साइंसदान इस बात पे मुतहय्यर हैं कि पाकिस्तान में रेट कैसे गिरा। ठीक। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 एक्टिव केस रह गए हैं। एक जो कैरियर हैं, जो बीमार हैं, गुजार हैं, जो दूसरों को दे सकते हैं, जो मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, लाजमन इससे कई गुना ज़्यादा होंगे। इसी तरह आपके जो केसेस हैं उनका नंबर 1000 से नीचे आ चुका है, 500 से नीचे आ चुका है रोज़ाना नए केसेस का, और डेथ रेट आपका 10 से नीचे आ चुका है।
ये सब देखते हुए काफ़ी हौसला अफजा बातें तो हैं। अब इसको आप किसी एक ख़ास मतलब टाइम ये नहीं कह सकते हम कब तक इंतज़ार करें। नाउ इज़ द टाइम। इतना कम आपके पास कोविड कभी नहीं था और कंसिस्टेंटली 1 महीने से चल रहा है। ठीक है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। ये देखें, और इसमें ईद गुजरी है, इसमें उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुए हैं, उसके बाद मार्केटें खुली हैं, कारोबार खुले हैं, उसके बाद वो नहीं बढ़ा। ठीक है, वो 300-400 से 700-800 पे जाके फिर रुक गया। सो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह नहीं। डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप दुआ भी किया करें, और दुआओं का मैं आपसे अभी जिक्र करूँगा, लेकिन पहले कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। जी सर, ये मेरा सवाल ये था कि वो पोलियो की वैक्सीन वो मेरी बेटी को मैंने बहुत लेट दी है, पहले तो दी नहीं, बाकी बहुत लेट दी है। वो लेट देने से कोई मसाइल तो नहीं पैदा हो सकते? लेट से क्या मुराद, कितने साल की बेटी है आपकी? जी मेरी बेटी है 1 साल की। 1 साल, अभी तक आपने नहीं दी है उसको कोई भी? जी नहीं दी। जी हिफाजती टीके लगे? हिफाजती टीके बाकी लगे थे? नहीं अभी नहीं लगवाए। वो एक लगा था, वो उधर हॉस्पिटल में उन्होंने लगाया था। जब पैदा हुई होगी तब लगा होगा। तो डॉक्टर साहब अगर लेट हो जाएं किसी वजह से तो क्या सूरत हाल होगी? आतिश फिशां के दहाने पे खड़े हैं। ओ शाबाश, कब फटेगा? सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अब 3 नहीं है 2 ममालिक रह गए। अफ्रीका पोलियो से निजात हासिल कर चुका है, ये परसों तरसों आ चुकी है खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है अब पाकिस्तान नाइजीरिया इससे निकल चुका है अब। अल्लाह। सो पाकिस्तान में इस साल अभी 64 केसेस एज ऑफ टुडे हुए हैं। 64 केस, पिछले साल तकरीबन 150 केस हुए थे। तो डॉक्टर साहब ये फौरन करवाएं, क्या करें? ये देखें, जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ ये है और जिस पे हम बार बार तवज्जो देते हैं, पोलियो के दिन पोलियो के कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को वक्त पे हिफाजती टीके लगवाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को अगर हिफाजती टीके टाइम पे लग रहे हैं तो उन बच्चों को कम से कम 4 दफ़ा पोलियो के कतरे आपके हिफाजती सेंटर से मिल रहे हैं, और उसके बाद अगर पोलियो वाला आपके घर आता है नहीं आता, उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत से इंजेक्शन जो है वो रह गए होंगे बच्चों के, वो लेट करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली शुरू के महीनों में तो सेंटर भी बंद थे, उसके बाद सेंटर पिछले 3 महीने से खुले हुए हैं। ठीक, लोग जाते नहीं थे डर के मारे। ठीक, अब जाना शुरू हुआ है। हिफाजती टीके देर सवेर की कोई खैर है, लग जाने चाहिए और फ़ौरन लगवाने चाहिए। अब मौका है कि जाएं, टीकों को, हिफाजती टीके भी लगवाएं, और पोलियो की एक मुहिम हो चुकी है। उस मुहिम में जितने भी आए थे सब लोगों ने अपने कतरे दिलवाए हैं। ये मुहिम चलती रहेगी और लाजमी है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे दिलवाए जाए। हमारे पास दूसरे कॉलर में बड़ी ना अदब के साथ ना हाथ बांध के सारे पाकिस्तान और सारे अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान से भी बड़ी कॉलें आती हैं। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान से पेशेंट पाकिस्तान आते हैं इलाज कराने के लिए, हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की। और खुदा के वास्ते ये जो स्कैंडल है ना, आप इस बात की तायद कीजिएगा, ये जो पोलियो के ऊपर लोगों ने वालेहाना किस्म की गलत खबरें फैलाई हुई हैं कि ये गलत हैं, फलां हैं, इनमें इम्पोटेंसी है, इनमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि हलाल नहीं है, ये इंतहाई गलत है। और इनके ऊपर फतवे 1 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा आ चुके हैं, फिर भी हम इन चीज़ों में बेहतियाती करते हैं। इस पर कोई कानून अखलाकी लगना चाहिए या शरई लगना चाहिए? बिलाल भाई, एक बहुत ही अजीब बात है कि अगर फतावा से हमारे यहाँ लोग मानने वाले होते तो 900 साल से फतवे आ रहे हैं, नहीं माने, कुछ नहीं माने। डॉक्टर साहब की एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत, मेरे बेटे के जो हैं वो हिफाजती इंजेक्शन रह गए। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मेरे बेटे के हिफाजती इंजेक्शन रह गए लास्ट प्रोग्राम में। इन्होंने कहा जनाब अब मौलवी को मौलवियों वाली मिसाल दी, जी नमाज अगर क़ज़ा हो जाए तो पढ़ी जा सकती है। तो मैंने कहा जी अगर हिफाजती टीके रह जाएं, क़ज़ा हो जाएं, तो ये भी लगवाए जाए। क्या बात है, क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बात। जी इमरान भाई। जी बेटा। जी सर, मैंने पूछना, मेरी 3 माह की बेटी है माशाल्लाह, तो उसका दूध जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो दूध बाहर फेंक देती है। अब वालदा का दूध पी रही है? जी सर। ओके रहना, लाइन पे रहना। दूध फेंकना बच्चों के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक, कुछ बच्चे फटा हुआ दूध फेंकते हैं, कुछ बगैर फटा हुआ दूध फेंकते हैं, कुछ थोड़ा दूध फेंकते हैं, कुछ सारे का सारा दूध फेंक देते हैं। ये नॉर्मल है? ये उस वक्त तक नॉर्मल है जब तक बच्चे का वज़न ठीक बढ़ रहा हो।
सही। क्योंकि कई दफ़ा बच्चों को ये दूध फेंकने के बहुत सारी वजूहात हैं जो कि इंतहाई जैसे वक्ती हैं और वो खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली हैं और उसके लिए किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने ये देखना है कि क्या आपके बच्चे का वज़न वक्त के हिसाब से बढ़ रहा है या नहीं, और इसका सबसे आसान तरीका है जब भी हिफाजती टीके लगवाने जाएं वहाँ उनसे कहें जी मेरे बच्चे का वज़न करके मुझे बता दीजिए कितना बढ़ा है। ठीक है, यानी कि उस उम्र में उतना वज़न तकरीबन होना चाहिए। आमतौर पे पहले 3 महीने में 800 ग्राम फी माह बढ़ना चाहिए और उसके बाद के 3 माह में तकरीबन 500 ग्राम बढ़ना चाहिए। ये वज़न अगर बढ़ रहा है तो ठीक है बेटा, नहीं तो फिर आपको किसी से मशवरा करने का। डॉक्टर साहब ये एलर्जी होती है, ये क्या चीज़ होती है? दूध क्यों फेंकते बच्चे बाहर? नहीं, कुछ तो बच्चे दूध वैसे ज़्यादा पी के निकाल देते हैं। ठीक, जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं वो होता है वो हमारे मैदे और ये जो हमारी खुराक की नाली ऊपर वाली इसोफेगस जिसको बोलते हैं उसके दरमियान में एक वाल्व होता है। अच्छा। वो वाल्व कई दफ़ा बहुत आला अभी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा होता, ढीला होता है। ठीक, तो बच्चा जिस वक्त तक दूध पीता है तब तक ठीक है, जब उसके पेट में जाता है और उसको हाजमे का अमल शुरू होता है, प्रेशर बनता है, तो जैसे आप किसी बैलून को दबाएं तो एकदम से पुरुच करके बाहर आ जाएगा उसमें से पानी, तो इसी तरह वो बाहर आ जाता है। वो हमारे बुज़दार साहब भी कहते हैं ना कि मैं नया CM हूँ तो मैं काम सीख रहा हूँ, तो बच्चा भी नया होता है, वो भी काम सीख रहा होता है। इंतजार कर लें, कोई घबराने की बात नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से कि मेरा नेफ्यू है 4 मंथ्स का। जी। ये गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है जिसमें बच्चों को हिफाजती टीके लगते हैं। जी। तो कुछ रोज पहले मेरे नेफ्यू की कोई थोड़ी तबीयत खराब हुई तो हम उसको डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपने इसको हिफाजती टीके लगवाए हैं? तो हमने उनको बताया जी हमने लगवाए। उन्होंने पूछा कि कहाँ से लगवाए? तो हमने कहा कि हुकूमत ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। तो उन्होंने हमें सख्ती से मना किया कि जो हुकूमती हिफाजती टीके होते हैं वो आपने नहीं लगवाने, आप प्राइवेट वैक्सीनेशन करवाया करें। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि इसमें कितनी सदाकत है कि हमें प्राइवेट जाना चाहिए तो हमारे बच्चे के हिफाजती टीके बिल्कुल ठीक होंगे और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं उसके पास हम ना जाएं। अच्छा, इससे उन्होंने ये तो नहीं आपको खास तौर पे कहा कि इमरान खान की हुकूमत में टीके नहीं लगवाने खास तौर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। या हो सकता है वो नून लीग के उन्होंने आपको कहा हो, नून लीग की हो, पीपी की हो, इमरान की हो। भाई जवाब मैं अभी आपको देता हूँ डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में आपको उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में तसल्ली आपकी हो गई होगी। देखिए इसमें मैं 2 हिस्से इसके बड़े इंपॉर्टेंट, आपने एक बात की मुझे उस पर बात याद आई है। पहली तो बात यह है कि हुकूमत के हिफाजती टीके बिल्कुल मौसर हैं और बिल्कुल काम कर रहे हैं। जिन्होंने हिफाजती टीके लगाए हैं वो बीमारियों से महफूज भी हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस बारे में बहुत सारी यानी स्टडीज़ हो चुकी हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे नज़र रख रही हैं। नहीं सर, मतलब वरना मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, जब हम हाउस जॉब करते थे तो हमारे पास पोलियो, टेटनस अलग-अलग वार्ड हुआ करते थे। अब पूरे पाकिस्तान में आप गिनती के केस गिन रहे होते हैं, हम तो लाहौर के एक नए अस्पताल के वार्ड गिना करते थे। तो ये वाकई बहुत कारआमद हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिवाय 5% कहते हैं हिफाजती टीके प्राइवेट सेक्टर में लग रहे हैं, 95 गवर्नमेंट के ही लग रहे हैं। सो लिहाजा वो टीके बिल्कुल ठीक हैं। प्राइवेट टीके अगर आपकी जेब अफोर्ड करती है ज़रूर लगवाइए, क्योंकि वो उन बीमारियों की खातिर हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट टीके नहीं लगा रही। ये दूसरी बात, ये भी बात बड़ी अच्छी की। और तीसरी जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बात करूंगा जो मुझे रिसेंटली पता लगी है, रिसेंटली क्या काफ़ी दिनों से पता लगी है, और मैंने ये गवर्नमेंट के मुक़्तदर जो इदारे हैं उनको भी बताया है। बराए मेहरबानी हिफाजती टीके हिफाजती मरकज़ पे जाके लगवाइए। ये मत कीजिए कि वो हिफाजती टीके वाला मेरे शौहर का जानने वाला है, मेरे फलाने का जानने वाला है, वो घर आके लगा देगा। ये ना करें। वो उसके 2 बहुत बड़े नुकसानात हैं। पहला नुकसान ये है कि वो वहाँ से जब हिफाजती टीका लेके आता है तो वो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करता, यानी कि वो जो टेम्परेचर है वो नहीं मेंटेन होता, और वो आपके बच्चे को टीका लगा के घर ले जाता है, अगले दिन वही जाके बाकियों को लगा रहा है। अल्लाह। सो वो बहुत बड़ा नुकसान है और ये इंतहाई जुर्म है। ठीक। और आप उस जुर्म में साथ शामिल मत हों। वक्फे पे जाऊंगा और ये बात जो है ना ये आसान करने के लिए डॉक्टर साहब ने ये बात बड़ी अहम है। इंसुलिन है मिसाल के तौर पे, आपने देखा होगा कि जहाज़ में भी अगर सफ़र करें, लंबा सफ़र होता है तो लोगों ने बैग उठाया होता है इंसुलिन का। उसकी वजह ये होती है कि उसको आपने एक सर्टन टेम्परेचर में 27 से कम पे उसको रखना है, रेफ्रिजरेशन करनी है। उसकी वजह यह कि वो उसकी पोटेंसी जो उसकी ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आपने उसके साथ कोई इस तरह का पंगा लिया, या वो अगर वो बर्फ़ बन गई तो भी ख़राब, अगर वो गर्म होगी तो भी ख़राब। ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आसानी आपको
के घर आके लगा दे, वो जो फासला उसने तय करना है उसमें जो टेम्परेचर है उस दवाई का वो मेंटेन नहीं हो सकता। इसलिए जब आपने टीका लगवाना है तो आपने अदारे में, सेंटर में जाकर लगवाना है। आपकी कोई इज्जत कम नहीं होती, आपके बच्चे की जिंदगी का और इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। वापस आते बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी वक्फे से पहले कि जनाब आप जाके हफाजती इदारे के जहाँ पे वो सेंटर्स बने हैं वहाँ जाएँ और लगवाएं। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन शायद पढ़े लिखे लोगों की ये आती है कि हुकूमत के जो वैक्सीन्स होते हैं ये एक्सपायरी होते हैं और वो लगा देते हैं, एक्सपायरी डेट को आप वो ख्याल नहीं रहते। अब सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सबकी आंखें जो है वो 6/6 नहीं है, वो एक्सपायरी कैसे पढ़ें, कैसा ये पता चलेगा कि एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं है? एक तो पहली बात ये है हुकूमती इदारे की जिम्मेदारी है कि वो एक्सपायर्ड नहीं हो। ठीक। और इसमें आम तौर पे जो मॉनिटरिंग वाले हैं ये चीज़ें देखते रहते हैं, इनको मॉनिटर करने वाले भी लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं और वो देखते हैं। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बताता हूँ और तमाम डॉक्टर बताते हैं, एक्सपायर्ड टीका नुकसान कभी नहीं देता, उसका फायदा कम हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। क्या खूबसूरत बात है, एक्सपायर्ड टीका नुकसान नहीं देगा, हो सकता है फायदा कम हो जाएगा, नुकसान नहीं देगा। और तीसरी बात यह कि जो हिफाजती टीके गवर्नमेंट लगा रही है उनमें तमाम में अब, और ये अब से मेरी मुराद पिछले 5-8 साल से एक VVM मॉनिटर आता है, उसको वैक्सीन वायल मॉनिटर कहते हैं। उसमें हर वायल के ऊपर उसकी डब्बी पे या वहाँ एक निशान होता है, एक दायरा और उसके अंदर एक चौकोर। जी। जो अंदर वाला चौकोर है उसका रंग हल्का होना चाहिए, दायरा का रंग गहरा होना चाहिए। अगर ये रंग बराबर हो जाए तब तक ये इस्तेमाल के काबिल है, अगर ये गहरा हो जाए तो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। सो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी डेट हो, मसलन एक्सपायरी 2021 की है लेकिन वो बाहर पड़ा रह गया तो वो तो 20 में खत्म हो गया, तो वो रंग तब्दील कर जाएगा। 21 से भी पहले, एक्सपायरी डेट से पहले खराब हो जाएगा, उसकी रंगत तब्दील हो जाएगी, जिसका मतलब है अब ये टीका इस्तेमाल डॉक्टर साहब ये इस बात पे आप कोई शख्स ये नहीं कह सकते कि हमें इस बात का नहीं पता, क्योंकि आपको जिंदगी हो गई बैटरियां लगवाते हुए, पानी वाली बैटरी के ऊपर भी यही निशान लगा होता है और वो बैटरी बताती है कि अगर ये रंग ठीक है तो बैटरी उस वक्त आपकी ठीक है। डॉक्टर साहब ये बात सिर्फ वैक्सीन के लिए है कि अगर वो पुरानी भी हो, एक्सपायर्ड हो भी चुकी हो तो असर कम होगा, नुकसानदेह नहीं होगी, या ये बाकी अद्वियात पे भी बात सही है? तकरीबन तमाम अद्वियात और इस पर एक बहुत बड़ा नुक्ता है जो एक मजाकिया नुक्ता है। वो कहते हैं अगर जहर एक्सपायर हो जाए तो क्या वो नुकसान देगा या नहीं देगा? जहर एक्सपायर हो गया तो खा लेना चाहिए, जवाब है कि नहीं। डॉक्टर साहब कुछ एक्सपायरी का रिएक्शन हो सकता है? बहुत कम अद्वियात हैं जो एक्सपायरी पे रिएक्शन देती हैं, लेकिन मोर और लेस जितनी ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं या जितनी दवाइयाँ आजकल प्रिस्क्राइब आम तौर पे होती हैं, अगर उनकी डेट गुजर जाती है, मैंने फिर वो अर्ज़ करूँगा क्योंकि इनकी डेट ऑफ एक्सपायरी का मतलब ये है कि अगर ये एक्सपायरी की डेट वाले दिन भी लेबॉरेटरी में तज्जिया किया जाए तो इसके अंदर दवाई की मकदार पूरी होगी। सो वो टूटने के अमल से उसकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है डेट ऑफ एक्सपायरी के बाद, फर्क नहीं पड़ता। और कोई फर्क नहीं। लेकिन जिनका रिएक्शन होता है जैसे पेनिसिलिन का रिएक्शन है वो तो नई में भी हो जाएगा, वो तो किसी में भी है। जी मुनज़्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम, मैं कसूर से बात कर रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह, हुक्म। और मुझे पूछना ये था कि आजकल बरसात का मौसम है और मेरी बहन को बरसात की वजह से बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद एलर्जी जो है वो उसको हो जाती है और इचिंग रहती है बहुत ज्यादा। ये बरसात के मौसम में होता है या बरसात में नहाने से होता है? कभी जब बारिश का पानी पड़ जाए या वो वैसे कोई पिकनिक वगैरह पे गया हो तो उसमें नहा ले, पानी में, पूल में जो पानी इकट्ठा हुआ होता है उसकी वजह से, या बारिश का भी पानी पड़ जाए तो फौरन ईचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज बरसात के अलावा नहीं होती? बरसात के अलावा नहीं होती। क्या बात है डॉक्टर साहब? आम तौर पे बरसात में बरसाती कीड़े बहुत होते हैं और वो उड़ने वाले कीड़े और रेंगने वाले कीड़े, हशरातुल अर्ज़ बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक। और उनके काटने से जिस्म पे अक्सर वो दर्द से पड़ जाते हैं। पानी बजाते खुद नहीं करता जब तक कि वो पानी गंदा ना हो और उस पे फिर बॉयल्स होते हैं, फिर फोड़े फिंसियाँ होते हैं। ये जो छोटे छोटे दाने जिसमें खारिश होती है अक्सर कीड़े काटने से होती है। डॉक्टर साहब कुछ लोगों की, ख़वातीन की ख़ुसूसी तौर पर ये शिकायत होती है कि बारिश का पानी जिस्म पे पड़ता है तो वो इरिटेटिंग होता है, ये सच है बात?
कि हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल, मतलब बजाते खुद पानी ऑफ द वाटर है। हाँ, सिवाय इसके कि अगर वो आपके एटमॉस्फेयर बहुत बुरा है तो वो अगर आ रहा है, लेकिन नहीं, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये जो इरिटेशन है और ये चीज़ें टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से आती हैं, क्योंकि जिस्म गर्म है, एकदम से ठंडा पानी ऊपर पड़ता है या कोई इस तरह की चीज़ है, वो चीज़ें हो सकती हैं। इरिटेट नहीं कर सकता। सही सही सही। हुजूर, किस उम्र के बच्चे आपके ख्याल में, जैसे कहते हैं कि 60 प्लस के जो लोग हैं वो कोविड से ज़्यादा प्रोन है, उनके पास ज़्यादा ख़तरा है कि वो बीमार हो जाए, वो किसी भी ज़ाहिर है उनका एक्सपोजर हो, तो क्या बच्चों में भी कि ख़ास उम्र है कि ये बच्चे ज़्यादा ख़तरनाक उम्र में है, इनको इन्फेक्शन ज़्यादा लग सकता है? अगर आपको याद हो, जब कोविड शुरू हुआ था तो इसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि अल्लाह ने बच्चों पे कुछ खुसूसी मेहरबानी की है और बच्चे कोविड से मुतासर भी बहुत कम होते हैं और अगर मुतासर हो जाएं तो ज़्यादा बीमार और उनकी डेथ्स भी ना होने के बराबर होती हैं। और अभी पाकिस्तान में हुआ भी ऐसा ही है, हत्ता कि जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुझे इत्तला मिली है, टोटल कोविड से 3 या 4 बच्चों की डेथ्स हुई हैं। पूरे अमेरिका में कोविड से 64 डेथ्स हुई हैं बच्चों की 18 साल से कम उम्र। मैं 18 साल की उम्र बता रहा हूँ, 18 साल से कम उम्र, 64 डेथ्स इन द होल कोविड पीरियड। जो हमारा जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि कोविड से तकरीबन पूरे कोविड के अगर मरीज़ एक तरफ कर लें तो उनमें से 7% 18 साल से कम उम्र बच्चों को हुए हैं और 93% 18 से ज़्यादा को हुए हैं। और इसी तरह अगर किसी एक को हो जाए तो उसमें डेथ का चांस, अमेरिका की मैं डेटा दे रहा हूँ, 1000 में से 1, जबकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। जबकि सबसे ज़्यादा एडल्ट्स में, अदरवाइज वो 2 से 5% की बातें कर रहे हैं, ये 0.1% है। सो ये अल्लाह की तरफ से एक हमारी खुसूसी मेहरबानी। और ये चीज़ हमने पाकिस्तान में भी देखी है। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम देखे हैं और उसके बाद डेथ्स और सीरियस इलनेसेस भी बहुत कम हैं। ये नहीं मैं कहूँगा नहीं है, और हमें होशियार भी रहना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, लेकिन एक बहुत बड़ा कैपिटल बी के साथ बट है, बच्चे चलता फिरता मिसाइल है। अगर किसी बच्चे को कोरोना हो गया तो वो अपने ख़ानदान के लिए, अपने दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए सबको फैला देगा, क्योंकि उसने रुकना नहीं है। तो ये बच्चों के लिए एहतियात इंतहाई लाजमी है। हमें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को तकलीफ़ कम होगी, लेकिन वो दूसरों को लामुहाला दे सकते हैं ना चाहते हुए भी। डॉक्टर साहब, इस हुकूमत का ये फैसला है कि 4th जमात तक के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं आएंगे, 5वीं से बच्चे स्कूल आएंगे, और डबल शिफ्ट शायद करें या बच्चों को अल्टरनेटिव डेज पर बुलाएं। आपके ख्याल में ये बड़ी एज के बच्चों को बुलाना ये अच्छा फैसला है? नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही है कि छोटे बच्चे के लिए SOPs फॉलो करना ज़्यादा मुश्किल होगा, और उसकी कोई वजह नहीं है। ठीक, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि छोटे बच्चों को चांसेस और भी कम हो जाते हैं। यानी ये 4th 5वीं जमात के बच्चे की बात करें, इसका मतलब 10 साल से कम उम्र बच्चे को रोक रहे हैं। सो 10 साल से 18 साल तक के बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, उनको कंट्रोल करना आसान है। उनको कंट्रोल करना। वैसे मैं आपको एक बात ना मेंबरों पे कहनी चाहिए कि जिसको अल्लाह पे यकीन और ईमान नहीं है ना, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। कराची के हालात देखे, जहाँ 9-9 फुट घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, जहाँ पहाड़ियाँ जो हैं वो लोगों की गाड़ियों और घरों के ऊपर गिर रही हैं, जहाँ पे हुकूमत कह रही है कि सब चिल है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, और तकरीबन पिछले 2 दिनों में तकरीबन 43 to 47 डेथ्स हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने कितना आप पे करम किया है कि इतनी बड़ी बीमारी जिससे यूरोप और अमेरिका इस वक्त लड़ रहे हैं, अल्लाह ने आप पे सानिया कर दी। क्योंकि आपने जो बेड लगाए हुए थे, वो बेड वो थे बिस्तर, जैसे मोहम्मदी बिस्तरे होते हैं ना, आपने हज़ार बेड लगा दिए। ये सिर्फ बेड लगाना तो नहीं था ना, लेकिन अल्लाह ने इस हुकूमत की किसी के सदक़े में दुआ जो है और शर्म जो है वो रख ली है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी बिलाल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह की शुक्र है। अच्छा बिलाल भाई, मेरा सवाल था कि बच्चों के स्कूल्स खुल रहे हैं 15 सितंबर से, तो वो बच्चे जो एलर्जिक हैं या जिन्हें सांस का इशू है और वो मास्क नहीं पहन रहे, तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मतलब SOPs तो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे जब स्कूल खुलेंगे। बच्चों को तो खास तौर पे ज्यादा तवज्जो की जरूरत होगी, उनको तो ज्यादा बचाना है इस बीमारी से। तो अगर कोई बच्चा ना मास्क पहन सके तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इसका मुझे नहीं पता क्या जवाब होगा। एक तो जी वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये सर्जिकल मास्क पहने जाएं, N95 मास्क पहने जाएं, कोई भी कपड़े का मास्क काफ़ी है। ठीक, ये रिकमेंडेड है। ठीक,
कि बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है मास्क पहनाना। इवन अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो 2 साल और 5 साल की उनके मुख्तलिफ टाइमों पे रिकमेंडेशंस आई हैं। बड़े बच्चों के लिए यह है कि अगर वो मास्क नहीं पहनते, बाकी हिफाजती इक़दामात करने बहुत ज़रूरी हैं और बाकियों को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, जो मैंने मास्क पहना है वो मुझे नहीं बचा रहा, वो मेरी छींक और खांसी से दूसरों को बचा रहा है। सो सबने एक को दूसरे को बचाना है और उसके लिए उसका मास्क पहनना अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, तो वैसे सादगी है, आपको इस बात का इल्म नहीं होगा अल्लामा चिश्ती साहब, स्कूलों ने, जैसे स्कूलों में ये तो बात बड़ी आम है ना कि किताबें जो हैं वो स्कूल की दुकान से लेनी है जाके, आप बाहर से यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते। ये खरबों रुपए का कारोबार है माशाल्लाह ताला। और कोविड के अंदर जिस तरह के हमने ब्लैक मार्केटिंग की है, स्कूलों ने भी, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, स्कूलों ने कहा है कि आप मास्क भी हमारे लोगो वाला लेंगे। तो डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में फिर इसको यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया जाएगा, फिर तो सबको पहनना पड़ेगा। मुझे नहीं पता अब इसमें जो फाइनेंशियल, और मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब हम अगर हर चीज़ को कारोबार बना लें तो इसके लिए बारे में क्या कहा जा सकता है? शर्मिंदा ही हुआ जा सकता है, मुस्कुराया जा सकता है और क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये जो बात है ये आपकी बड़ी दुरुस्त है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका बड़ा अच्छा हल बताया। देखो, हर चीज़ का ना स्ट्रेट लाइन सोल्यूशन हो नहीं सकता। अगर ये बच्चा नहीं पहन रहा या कोई ऐसी सूरत हाल है तो जाहिर है आपको बाकी बच्चों की हिफाजत भी इसमें है कि वो बच्चा पहने, नहीं तो कम अज़ कम बाकी चीज़ें जो है वो तो ज़रूर करें। देखिए साहब, मस्जिद में बच्चों को लाना 7 साल के बाद, हम तो डांट के कहते हैं कि जाना चाहिए, जुमे को तो खैर ज़रूर जाना चाहिए, नमाज पढ़े ना पढ़े मस्जिद में जाना चाहिए। अब स्कूल के ऊपर जब स्कूल खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला और वो बच्चे जाना शुरू कर देंगे, तो फिर उलमा किराम का क्या स्टैंड होगा कि फिर मस्जिदों को भी बिल्कुल खोला जाए सबके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बच्चों के लिए नहीं खुली मस्जिदें, टेक्निकली मस्जिदें बच्चों के लिए नहीं खुली। जी, हमारा एक माशरती मज़हब से वाबस्तगी हमारी इस हद तक है कि कोरोना के दिनों में भी बहुत सी मसाजिद ऐसी थीं जिसमें लोग जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद, वाबस्तगी के बावजूद उलमा ने और हमारे मसाजिद के मिंबर के खुतबा ने इस हद तक वाबस्तगी के बावजूद इस्लामी शार को और चीज़ों को पीछे छोड़ा इंसानी जान की बका के लिए। वैसे 70 सालों में मैंने पहली दफ़ा आप लोगों का रोल इतना मुस्बत देखा है, बड़ा ही मुस्बत देखा है। लेकिन अब यहाँ पर तालीम का मामला है कि एक जनरेशन है, उसकी इल्म को, उसकी तालीम को, उसकी तरबियत को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक, तो उसके लिए थोड़ा सा किरदार जो है घर वालों को और अब उस्ताज़ा को भी देना और असातिज़ा को भी करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस वक्त मसाजिद में उलमा इकराम ने फॉर्चुनेटली अपना अमल कराया नमाजियों से। मेरे ख्याल में इतना ही अमल जो है इस वक्त उस्ताज़ा को स्कूलों में करना चाहिए, रादर दैन के वो सिर्फ जो फंक्शन है वो दिखाने के SOP के लिए हो, क्योंकि ये दिखावट अब नहीं होगी। इन्फेक्शन जो है ये किसी मैनरिज्म का मोहताज नहीं है। अगर ये खुदा न खास्ता स्कूलों की वजह से, और ये सिर्फ मामला पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया जहान में ये मौजूद है मामला, और अमेरिका की बहुत सी रियासतों में चिश्ती साहब स्कूल खोले और जो रेट ऑफ इन्फेक्शन था वो बला की तरह फैल गया, और उनको वो सबके पास ये मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये बात कहना जायज़ है और कहनी चाहिए कि जिस तरह हमने उल्मा को बहुत ट्रेन किया, बहुत समझाया, क्या कोई ऐसा भी निज़ाम होना चाहिए जिसमें उस्ताज़ा को पहले समझाया जाए, वो तो समझें, ताकि जो बच्चे हैं वो उनको सिखा सकें और अंडरस्टैंड कर सकें? ये जवाब वक्फे के बाद लेना मैंने आपसे, छोटा सा वक्त वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वबाई बीमारी है, और वबाई बीमारी सीजनल है, आई चली गई, लेकिन कमाल बात नहीं है कि जैसे इन्फ्लुएंजा वबा है, लेकिन वो दुनिया में जब से हम बड़े हुए इन्फ्लुएंजा है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि कोविड जो है ये वबाई बीमारी नहीं है, ये अब रहने की बीमारी है, इसलिए हमें नया निज़ाम अब सीखना ही पड़ेगा? जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली यस, क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा, आपको मैं हैरान कुन ख़बर दूं, इन्फ्लुएंज़ा ने पिछले साल ज़्यादा बच्चे मारे हैं कोरोना की निस्बत। अल्लाह! इस साल भी फ्लू की वजह से, जुकाम की वजह से ज्यादा मवाद नहीं, जुकाम नहीं, फ्लू। आप जुकाम ना कहें, ठीक। हमारे इधर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, जुकाम इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड वो कुछ नहीं कहता। इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके खिलाफ वैक्सीन मौजूद है, जो कि पिछले 100 साल से चल रहा है, उसने इस साल भी
बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई है। अच्छा, उसको रिपोर्ट कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं है। नहीं, वो एक आम हो गई ना, 100 साल पुरानी बात हो गई। बात यह है कि कोविड भी इसी तरह हमारे साथ चलेगा। हमें इसी तरह अपना एक नया नॉर्मल लाना पड़ेगा, जिसे न्यू नॉर्मल कहते हैं। न्यू नॉर्मल करना पड़ेगा, और वो तेजी से आ रहा है। ठीक। जो वबाई अमराज हैं, ये असल में दो अलग अलग बातें हैं। वबा वो है जो एक से दूसरे से फैलती चली जाती है, ठीक। उसको कंटेन किया जाता है। अब वो कितना अरसा चलती है किसी को नहीं पता। आप तो आज तक मलेरिया पे काबू नहीं पा सके, क्या वो वबा नहीं है? नहीं पा सके, डेंगू पे नहीं पा सके, पोलियो पे नहीं पा सके, तो ये सारी वबाई अमराज हैं। सो इसी तरह ये कोविड चलेगा, वैक्सीन आएगी, अल्लाह करे अच्छी वैक्सीन आ जाए, ज़्यादा बेहतर कंटेन हो जाए। लेकिन ये नहीं होगा कि हम जिस तरह सुनते हैं कि जी वो मर्ज ख़त्म हो गया, चेचक का मर्ज ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह करे हो जाए। लेकिन अभी तक नज़र ऐसा कुछ नहीं आ रहा। वैक्सीन आपने कहा अल्लाह करे अच्छी वैक्सीन आ जाए, मतलब बुरी वैक्सीन भी हो सकती है? देखिए, वैक्सीन अच्छी और कम अच्छी हो सकती है। अच्छी और अच्छी बात की है। जो बुरी कम अच्छी हो सकती है। जो बुरी वैक्सीन है वो तो अप्रूव ही नहीं ना होगी। ठीक। क्योंकि इसके 4 फेजेस में तो ट्रायल्स होते हैं। जो बुरी वैक्सीन है पहले, दूसरे, तीसरे फेज में उड़ जाती है। जो अच्छी वैक्सीन का मतलब, अच्छी वैक्सीन से 3-4 बातें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली तो ये बात है जिस काम के लिए बनी है वो काम करे, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। दूसरी उसमें अच्छी बात यह है कि जो इम्यूनिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ये ना हो कि 6 महीने की इम्यूनिटी हो। तीसरी चीज़ ये कि जिस बीमारी के अगर वो बीमारी के खिलाफ लाई गई है तो नुकसान ना पहुंचाए, साइड इफेक्ट्स ना हो, कोई और अमराज ना ले आए, और आखिर में यह है कि वो इतनी सस्ती हो कि वो हर जगह सब ले सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी जी मैं फहद बात कर रहा हूँ। जी बेटा। हाँ जी, मसला ये था, मेरी छोटी बेटी 3 साल की, माशाल्लाह, तो वो ना दीवार से ना अक्सर मिट्टी उतार के, सीमेंट उतार के खाती है, तो उसको बड़ा टोकते भी हैं, लेकिन उसको ना पेट में दर्द रहती है। अच्छा, तो तुम किसी बाबे के पास नहीं गए कि दीवार से उतार के खाती है, वो कहेगा इसको जादू है, कोई तावीज़ है, कोई नजर है, कोई ऐसा नहीं किया अभी तक? नहीं, वो नहीं, वो तो बच्ची है, वो इस चीजों को तो थोड़ी सेंस है, वो जादू है थोड़ी, है तो बच्ची के हमने भी खाई होंगी, इसके लिए कुछ बता दें कि पेट में दर्द है। बहुत अच्छी बात की तुमने, बहुत अच्छी बात की, शाबाश डॉक्टर साहब। दीवार से कलई, ज़मीन से मट्टी, कागज़, टिश्यू पेपर, साबुन, बच्चे हर तरह की चीज़ें खाते हैं। ये अभी तक कोई बहुत हम ज़रूरी नहीं कह सके ये किस वजह से है। इसके बारे में मुख्तलिफ राय है। कुछ कहते हैं कुछ वाइटामिन की कमी है, कोई कहते हैं जिंक की कमी है, कोई कहते हैं कैल्शियम आयरन की कमी है। अक्सर ये साइकोलॉजिकल भी होती है, तवज्जो की कमी हो, मैं वही कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकल है और तवज्जो की कमी भी हो सकती है, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक। और जो इसमें अच्छी बात, 2 अच्छी बातें हैं। एक तो ये कि ये खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाती है वक्त के साथ साथ। आप थोड़ी उस पर तवज्जो दें, और ख़ास तौर पे अगर उसे मारे पीटे नहीं और डांटे नहीं, उसको प्यार से बहला फुसला दे तो जल्दी खत्म हो जाता है। वजह से क्या पेट के कीड़े पैदा हो सकते हैं? वो मैं यही बात करने लगा था। बजाते खुद ये बीमारी पैदा नहीं करती, सिवाय इसके कि अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए, यानी अगर वो शीशा उसमें शामिल हो, पेट में है, या कोई उसमें कीड़े हों जो पेट में कीड़े कर लें, तो हम आम तौर पे पेट के कीड़ों की दवाई दे दिया करते हैं, जिसका मतलब यह है कि इसके नुकसानदेह असरात से बचा जा सके। सो ये कोई ऐसी जानलेवा या कोई ऐसी बहुत शदीद बीमारी पैदा नहीं करती, लेकिन इसकी वजह ढूंढनी ज़रूरी होती है। अक्सर अगर आयरन, कैल्शियम और जिंक के सप्लीमेंट्स दे दिए जाएं और बच्चे को तवज्जो दे दी जाए तो ये चीज़ें, ये तजर्बे ने देखा है कि बच्चे जब खाते थे उनको आयरन, कैल्शियम और जिंक जो है उसके सप्लीमेंट्स देते थे तो बच्चे ठीक हो जाते थे। डॉक्टर साहब, क्या कोई शख्स ये कह सकता है, एक खातून ने ये पूछा था, उसने कहा कि मैंने मेरे बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं और मैंने उनको दवाई दी है, मैंने कई दफ़ा दवाई दी है, लेकिन वो पेट के कीड़े ख़त्म नहीं होते। क्या ये बात, इसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि क्या अगर वो बच्चे की हाइजीन साफ़ सुथरी नहीं है और वो बार बार वही मिट्टी और चीज़ें, मतलब मिट्टी से ज़्यादा ज़रूरी है जो फल धोए बगैर खा लेना, चीज़ें हाथ धोए बगैर खाना खा लेना, अगर वो चीज़ें चल रही हैं तो आएंगे, वो दोबारा हो जाएंगे, दोबारा होते हैं। लेकिन कुछ कीड़े ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे जिस तरह थ्रेड वर्म्स हैं हमारे, जो के पेट के अंदर
वो बाहर आते हैं अपनी अफजाइश के लिए और फिर वो वापस अंदर चले जाते हैं। ये इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं और ये अंदर भी मल्टीप्लाई करते रहते हैं, अंदर बढ़ते हैं, खानदान बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इनकी दवाई एक दफ़ा दी जाए और ये ख़त्म भी हो जाए तो ये ख़त्म नहीं होते हैं, ये दोबारा से अंडे रह जाएंगे, ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अक्सर दवाई बार बार देनी पड़ती है। ठीक। और मैं आपको एक हैरानकुन बात बता दूं, आपको पता है कि कितने ज़्यादा बच्चों में कीड़े होते हैं? आपने अभी 3 बता दी हुई हैं, ये चौथी जल रही है। आप हैरान होंगे कि अगर हमारी दुनिया में इस वक्त हम 7-8 अरब लोग हैं तो तकरीबन 1 अरब के पेट में कीड़े हैं। गॉड, इसका मतलब हम अनहाइजीनिक हैं? नहीं, इसका मतलब यह है कि ये इतने नुकसानदेह नहीं है। इसका मतलब ये इतने नुकसानदेह नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप मेडिसिन लेती हैं कीड़ों की, पेट की कीड़ों की, तो आपको डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि वो पीरियोडिकली 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा कितने कितने वक्फे के बाद। अक्सर ये किया जाता है कि 1 दफ़ा देने के बाद 15 दिन बाद रिपीट कर दिया जाता है ताकि रेजिडुअल्स उसमें निकल जाए। और सब कम से कम कितनी उम्र के बच्चे को ये पेट की कीड़ों की दवाई दी जा सकती है या नहीं देनी चाहिए? किसी भी उम्र में दी जा सकती है, लेकिन पेट के कीड़े क्योंकि गंदी चीज़ें खाने से होंगे इसलिए आमतौर पर 2 साल से कम उम्र पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बताइए। मुझे ये सवाल पूछना था कि मेरा बेटा है 2 माह का। जी माशाल्लाह। तो उसको ऐसे प्रॉब्लम है कि उसके पेट में ना गैस मुसलसल बनती है, जिसकी वजह से ना वो ऐसे पेट उसका सख्त हो जाता है, पानी जो है ना वो अकड़ाता है बार बार। हाँ। तो फीडिंग जो है वो माँ के दूध के साथ जो दूसरा डिब्बे वाला दूध है वो भी ले रहा है। और तो आपने उम्र कितनी बताई बच्चे की? 2 माह। 2 माह। नहीं तो वो बाहर से फीड क्यों ले रहा है माँ के फीड के साथ? माँ का फीड पूरा नहीं है? नहीं, वो फीड कम है, इस वजह से 7 डिब्बे का दूध भी लेना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ी बड़ी हैरत की बात है यार, क्योंकि माँ के दूध के साथ साथ बच्चे जब होते हैं तो एयर भी सक कर लेते हैं। ये दुरुस्त है ना बात? और सब क्या किया जाए? देखें, अगेन एक तो सबसे पहली बात यह कि जिस तरह बिलाल साहब ने बताया कि बच्चे हवा पी जाते हैं और उसकी वजह से गैस होती है जी। माँ का दूध भी गैस कर सकता है और ऊपर का दूध गैस ज़्यादा करता है। ठीक। तो 3 माह की उम्र तक बच्चों के पेट में गैस होना एक लाजमी अमर है। ठीक। कम या ज़्यादा, तकलीफ़ कितनी देता है वो देखना है और इसको नॉर्मल लेना चाहिए। कोई मतलब मसल बहुत ज़्यादा परेशान, जितना ज़्यादा परेशान होंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे भी परेशान होते हैं और पूरा घर का माहौल परेशान होता है। दूसरी बात जो इसमें हमारे सामने आती है कि, और बिलाल भाई ने बड़ी साफ लफ्ज़ों में कहा है कि माँ के दूध की मौजूदगी में क्या ज़रूरी है कि वो ऊपर का दूध ले। याद रखिएगा, माँ का दूध माँ की छाती से नहीं आता, माँ का दूध दिमाग से बनता है। अगर आप अपने दिमाग में पक्का ठान लें कि दूध पूरा है तो कल नहीं तो परसों पूरा हो जाएगा। ये इंतहाई लाजमी अमर है। माँ को सिर्फ पानी ज़्यादा पीना है और दूध पिलाना है। मैं ना हमेशा चिश्ती साहब उलमा कराम से कहता है आई लव यू। आई डॉक्टर साहब को इजाज़त दें, डॉक्टर साहब आई लव यू। क्या खूबसूरत बात की है। दूध छाती से नहीं आता, दूध दिमाग से। क्या बात है डॉक्टर साहब। अगर छाती में दूध कम उतर रहा हो तो इसके लिए कोई वजीफ़ा पढ़ना चाहिए या पढ़ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ देखें अल्लाह से इमदाद तलब करने के लिए होते हैं। बेशक है। पहले तो बच्चों की बीमारी के लिए एक छोटा सा वजीफा जी कि अल्लाह के नबी ने हदीस में आता है कि इमाम हसन हुसैन को एक दम किया करते थे। और आजकल की माएँ अगर वो याद कर लें, सुन्नत भी हो जाए, जिक्र भी हो जाए और दम भी हो जाए। अल्लाहुम्मा रब्बन नासी अज़हिबिल बासा वशफीही व अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। नबी मांग रहे थे। और किन के लिए? इमाम हसन हुसैन के लिए। अल्लाहुम्मा रब्बन नासी, ए इंसानों के रब, अज़हिबिल बासा, बीमारी को दूर फरमा, वशफीही, और शिफा अता फरमा, व अंत शाफी, और तू ही शिफा देने वाला है। अल्लाह तू ही शिफा देने वाला। ला शिफा, तेरे सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा, अल्लाह ऐसी शिफा अता फरमा कि बीमारी का नामो निशान तक ना रहे। तो बात ये है कि दूध उतरे, इसके लिए कोई इसके लिए जो है वो एक वजीफा किया जा सकता है कि पढ़ा जाए या अल्लाहु या कवियु, या अल्लाहु या कवियु, कि अल्लाह मुझे ताकत अता फरमा, और अल्लाह से मदद तलब की जाए तो माओं को बच्चों का दूध ज़रूर उतरेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से जो वजीफ़ा है ना, वो मैं अपनी बच्चियों को, अपनी तमाम जो नई माएँ हैं उनको ये दूंगा कि वो अपने दिल और अपने अंदर के हिस्से में, अपनी रूह के अंदर अपने बच्चे और अपने शौहर की मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह ताला दूध के दरिया बहा देगा।